बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने गैसियस एक्सचेंज और उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ रहे हैं और हमें क्या डिस्कस करना है, ट्रांसपोर्ट इन मैन। ट्रांसपोर्ट इन मैन में सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें क्या देखना है कि वाई देयर इज़ नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आती है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले देखिए कि हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से अगर स्टार्ट करें तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में अमीबा, इसी तरह से आप फाइलम प्लेनेरिया में चले जाते हैं तो हाइड्रा और सो ऑन, फिर प्लेटिहेलिमेंथस में चले जाते हैं तो ये प्लेनेरिया, टेपवर्म वगैरह की एग्जांपल देते हैं। ये इस तरह सिंपल से आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि शुरू के जो ऑर्गेनिजम्स में आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम नज़र नहीं आता। रीज़न क्या होती है? रीज़न बहुत सिंपल सी है कि उनकी बॉडी क्या होती है, सिंपल बॉडी होती है। जैसे यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर में एग्जांपल के तौर पर आप देखिए अमीबा की एग्जांपल ले लेते हैं। ये अमीबा जो है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसकी पूरी सरफेस कहलाती है और इसके सराउंडिंग में क्या होता है, वाटर होता है। तो लिहाजा जो भी मटेरियल ने इन होना है वो तो उसकी सरफेस से ही होना है और आउट होना है वो भी इसकी सरफेस से ही होना है। तो लिहाजा इसमें कोई स्पेशल अलहदा से कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं होता। इसी तरह से आप जाते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर की तरफ, यानी हाइड्रा वगैरह की एग्जांपल ले लें। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, 2 लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, बोथ लेयर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद फ्लूइड, यानी आप उसकी एक्सटर्नल सरफेस पे चले जाएंगे तो सराउंडिंग वाटर होगा और इसी तरह से उसकी सीलेंटिरॉन यानी डाइजेस्टिव कैविटी में आएंगे तो उसमें डाइजेस्टिव फ्लूइड और वाटर होगा। तो दोनों तरफ जो सेल्स होंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बोथ आर डायरेक्ट इन कांटेक्ट होते हैं। तो लिहाजा इसमें भी डाइजेशन बेशक फूड की क्यों ना हो, किस में, सीलेंटिरॉन में, एंटीरॉन में, वहाँ से एंडोडर्मल सेल से हद ज़्यादा एक सेल का डिस्टेंस कवर करना है उसने एक्टोडर्म तक। इसी तरह से जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्टोडर्म से भी रिमूव हो रहे हैं, एंडोडर्म से भी रिमूव हो रहे हैं। गैसियस एक्सचेंज हो रही है, एक्टोडर्म से भी डायरेक्ट हो रही है, एंडोडर्म से डायरेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं में भी किसी किस्म के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम डाइवर्सिटी वाइज, बायोडाइवर्सिटी में आप क्या देखते हैं, नंबर एंड वैरायटी के हिसाब से फ्रॉम प्रिमिटिव टू एडवांस जाते हैं तो हम देखते हैं कि बॉडी का साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है और बॉडी का स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स हो रहा है और उसमें आप देखते हैं कि डिफरेंट जो ऑर्गन सिस्टम है वो भी वेल डेवलप्ड हो रहे हैं और उनमें डिस्टेंस भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम ये कहें कि जिस तरह यहाँ पे से सिंपल ये जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, लोअर एनिमल्स की एग्जांपल देते हैं हम, इनमें क्या होता है कि डिफ्यूजन इज़ सफिशिएंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन हायर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। ख़ास तौर पर जैसे आप ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल ले लें। ह्यूमन बीइंग में जब आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हो बच्चों, तो ह्यूमन बीइंग में आप देखें कि हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं। बॉडी सेल्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। बॉडी सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए ऑब्वियसली इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मेटाबॉलिज्म के लिए इन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी इनको क्या चाहिए, इनको फूड चाहिए, इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये देख सकते हैं। फिर इसके रिज़ल्ट के तौर पर आप देखते हैं कि जब रिएक्शंस होते हैं तो इसके रिज़ल्ट के तौर पर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, यानी वेस्ट से मुराद कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, इसी तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट भी बन रही होती है और इस तरह से ये सारा प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहाँ सेल्स के अंदर हो रहा होता है। तो अब इसी तरह से आप देखें कि हम इसके साथ रिलेट करते हैं कि इन बॉडी सेल्स को ऑब्वियसली ये चीज़ें, मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए और इसी तरह से इन मटेरियल्स को रिमूव भी करना होता है फ्रॉम सेल्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसी तरह बच्चों आप और भी इसमें रेफरेंसेस ले लो जो आपका डिफरेंट सिस्टम्स हैं आपके, जैसे सिस्टम से मुराद आपको ब्रेन सेल्स को आपको चाहिए क्या चीज़, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। इसी तरह से आपको डिफरेंट पार्ट, मसल सेल्स में आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है कि इसमें बिलियन बिलियन बल्कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो लिहाजा डिफ्यूजन के ज़रिए हम कहें कि सेल टू सेल ये ट्रांसपोर्ट हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप डाइजेशन की एग्जांपल लेते हो, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, फूड डाइजेस्ट होती है, आपको मालूम है डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब होती है किस में,
हमारे ब्लड में, और ब्लड उसको फिर ट्रांसपोर्ट करता है लिवर, फिर लिवर से वो ट्रांसपोर्ट होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और बॉडी के सेल्स तक पहुंच जाती है। किसके ज़रिए? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए। इसी तरह से फिर हम मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करते हैं, तो मेटाबॉलिक वेस्ट बन रही है। उन मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में भी आप यही बताते हो कि वो जो बॉडी सेल्स में प्रोड्यूस होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अल्टीमेटली उसने बॉडी से रिमूव भी तो होना है, उसके लिए भी कोई ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, और वो भी ट्रांसपोर्ट आपको पता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की सूरत में हमारी बॉडी में मौजूद है, जिसके ज़रिए वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक उन मेटाबॉलिक वेस्ट को पहुंचाती है। इसी तरह से हम अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं, जिसमें क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज होता है। तो गैशियस एक्सचेंज में भी आप देख सकते हैं कि इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अल्टीमेटली ये लंग्स एल्वियोलाई से हम कहाँ जाते हैं? बॉडी टिश्यूज़ तक जाते हैं, बॉडी टिश्यू से वापस किधर? लंग्स एल्वियोलाई तक आते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये भी, इसमें भी क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रिक्वायर्ड है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में लाइक ह्यूमन बीइंग देयर इज नीड ऑफ वेल डेवलप्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनमें रिक्वायर्ड होता है। तो अब हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है? ट्रांसपोर्ट इन मैन। और ट्रांसपोर्ट इन मैन में स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले कि ट्रांसपोर्ट में सिस्टम में हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के जो इसमें सिस्टम इन्वॉल्व हैं उनके बारे में बात करनी है। याद रखिएगा कि ह्यूमन बीइंग में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें याद रखिएगा कि ये दो तरह से होता है। नंबर वन, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा इसमें आ जाता है इसमें लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिहाजा इसमें हमने सबसे पहले किसे डिस्कस करना होगा? ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम किसकी तरफ आएंगे? टुवर्ड द लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, याद रखिएगा इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये क्लोज टाइप है। आप दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, एक ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप। यानी क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहते हैं? द सिस्टम इन विच हार्ट विच सर्व एज अ पंपिंग ऑर्गन, ये क्या करता है? ब्लड सर्कुलेट करवाता है इनटू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हार्ट से ब्लड किस में जाता है? इनटू द आर्टरीज। आर्टरीज से कहाँ जाएगा? इनटू द आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स से कहाँ जाएगा? टुवर्ड द कैपिलरीज। और कैपिलरीज के थ्रू क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स, और वहाँ से फिर कैपिलरीज मिलकर क्या बनाएंगी? वेन्यूल्स। और वेन्यूल्स जो है मिलकर क्या बनाएंगी? वेन्स। और वेन्स जो है फिर लार्जेस्ट वेन यानी वीना केवा बनाएंगी, और वापस ब्लड किस तरफ आ जाएगा? टुवर्ड द हार्ट। अब ये आप देख सकते हैं ये सर्किट क्या है? ये क्लोज सर्किट कहलाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। तो इसमें हमें पता हो कि ह्यूमन बीइंग में क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस्म का है स्टूडेंट्स? दैट इज़ क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो आप देखिए इसमें जो ओपन टाइप है उसका भी जनरली आपको पता हो कि द सिस्टम इन विच ब्लड फ्लोज इन ओपन स्पेसिस एंड डायरेक्टली बाथ द विजरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसे हम क्या कहते हैं? ओपन टाइप का नाम देते हैं। वो आमतौर पर आप किस में पढ़ते हो? आर्थ्रोपोड्स वगैरह में, इंसेक्ट्स वगैरह में पढ़ते होते, लेकिन यहाँ पे हम चूँकि ह्यूमन बीइंग का रेफरेंस दे रहे हैं तो हमने किसे डिस्कस करना है? दैट इज़ क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करना है। तो अब इसमें आपको ये पता हो कि हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, हमने डिस्कस करना होगा अबाउट पंपिंग ऑर्गन के मुतालिक, यानी हार्ट जो कि बेसिकली क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन। और फिर उसके बाद हम आएंगे किसकी तरफ? सर्कुलेटरी फ्लूइड, यानी सर्कुलेटरी फ्लूइड। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या होगा? ऑब्वियसली ये ब्लड होगा, जबकि लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या होगा? लिम्फ होगा। इसी तरह से फिर तीसरा कंपोनेंट आप इसमें क्या देखते हो? अबाउट ब्लड वेसल्स की बात करते हो, जिसमें आर्टरीज
और क्या आ जाएगा उसके बाद, कैपिलरीज, और फिर उसके बाद इसमें आप वेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको पता हो कि ये हमारा क्या कहलाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, जिसको हमें सिस्टमेटिकली लेकर चलना होगा। दूसरी एक और अहम चीज़, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें कुछ चीज़ों का और भी पता होना चाहिए। वो ये है कि एक हम पढ़ते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरी हम पढ़ते हैं इसमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी का लफ्ज़ आते ही आपके जहन में क्या आएगा, लंग्स आएगा। और इसमें आपको मालूम हो कि जब आप हार्ट का स्ट्रक्चर स्टडी करते हो, तो हार्ट के स्ट्रक्चर में सिंपल सी हम बात करेंगे कि राइट साइड ऑफ द हार्ट इज लिंक्ड विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज लिंक्ड विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो राइट वेंट्रिकल होता है, आर फॉर राइट, वी फॉर व्हाट, वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्टरीज। डायरेक्ट बता रहे ट्रंक से फिर क्या बनती है, आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज कौन सा ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेयर, इनटू दी लंग्स। लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होगा, और ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड के रिजल्ट के तौर पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा। ये किस में आएगा, इनटू दी लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो ये नहीं, अल्टीमेटली ब्लड वापस किधर जाएगा, हार्ट में आएगा। तो हार्ट से ब्लड किधर जाता है, इनटू द लंग्स, और लंग्स से किधर आता है, टुवर्ड द हार्ट। इस किस्म की सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम देते हैं। हमने बहुत ब्रीफली समराइज किया है इसको। फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देखें कि एक आप पढ़ते हो क्या चीज़, यानी हार्ट है हमारे पास, ये हार्ट है हमारे पास, और इसमें हम किसकी बात करते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं। लेफ़्ट वेंट्रिकल से आपको पता है एओर्टा निकलती है, और उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी आप यहाँ से बात करेंगे कि जैसे एओर्टा है, एओर्टा जैसे लार्जेस्ट आर्टरी को हम क्या कहते हैं, एओर्टा का नाम देते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा ये कहाँ जाएगा, टुवर्ड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमने बताया था, आर्टरी किस में कन्वर्ट होगी, आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स किस में, कैपिलरीज में। और कैपिलरीज कहाँ पर होगी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी होगी, जहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के रिजल्ट के तौर पर कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अल्टीमेटली किसके ज़रिए, वेना केवा के ज़रिए वापस आएगा, वेना केवा के ज़रिए कहाँ आएगा, बैक टुवर्ड द हार्ट, और हार्ट के किस चैम्बर में आकर ये ओपन होगा, इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो इस तरह ये ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा, एओर्टा के थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जाएगा, और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अल्टीमेटली वेना केवा के थ्रू इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। इस किस्म की सर्कुलेशन को आप क्या नाम देते हो, ये कहलाती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब हम आएंगे स्टूडेंट्स किसकी तरफ, ये सिस्टमेटिकली हमने सबसे पहले किसे डिस्कस करना है, पंपिंग डिवाइस को, यानी ह्यूमन हार्ट को हमने डिस्कस करना है। ह्यूमन हार्ट के बारे में देखिए, अगर ग्रीक नेम देखें हार्ट का, ग्रीक नेम ऑफ हार्ट, गैस कर सकते हैं ग्रीक नेम क्या होता है बेटा, ग्रीक नेम जो होता है याद रखिएगा कार्डिया, और कार्डिया का एडजेक्टिव क्या होगा, इसका एडजेक्टिव याद रखिएगा कार्डियक, कार्डियक होगा। इसी तरह अगर हम कहते हैं ना लैटिन नेम ऑफ हार्ट, तो ये क्या होगा बेटा, इसको क्या कहेंगे, कोर का नाम देंगे। इसका एडजेक्टिव क्या होगा, कोरोनरी। तो इस तरह आपको ये पता हो कि ये जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कार्डिया या कार्डियक, और इस तरह से कोरोनरी आप आर्टरीज पढ़ते हो,
जो कि हार्ट के मसल्स को क्या प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। इसी से लफ्ज़ कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का रेफर दिया जाता है। कार्डियक कवर्ड कॉमनली डेली लाइफ में यूज़ होता है, कार्डियोलॉजिस्ट कवर्ड इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो इसके आगे क्या मीनिंग्स आ गए, किस चीज़ के ग्रीक के हिसाब से भी और लैटिन के हिसाब से हार्ट को हम क्या कहते हैं। अब रही बात इसकी, हम बात करेंगे किस चीज़ की, शेप की बात करेंगे। तो शेप आपको मालूम हुई ये कोनिकल इन शेप होता है हार्ट हमारा। इसकी ऑलमोस्ट शेप क्या होती है, कोनिकल शेप होती है, कोन की तरह ये आपको दिखाई देता है। और जहाँ तक साइज़ का ताल्लुक है ये आप जानते हैं, तो ये क्या होता है, क्लिंच फिस्ट जो होती है एक मैन की, इसके बराबर इसका हार्ट का ऑलमोस्ट साइज़ होता है। फिर इसकी आप क्या बताते हो स्टूडेंट्स, लोकेशन बताते हो। लोकेशंस मुराद क्या है, लोकेशन आपको मालूम हो कि इट इज़ लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी में, ये प्रेजेंट है। चेस्ट कैविटी में आपको पता होगी कहाँ पे होता है, बिटवीन द लंग्स, बिटवीन द लंग्स। और अगर हम स्टर्नम की बात करें यानी ब्रेस्ट बोन की बात करें, तो स्टर्नम से किस तरफ होता है, टुवर्ड्स लेफ़्ट होता है। वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डाटा, 9 सेंटीमीटर का भी रेफरेंस होता है कि टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम ये प्रेजेंट है। बिटवीन द लंग मेडिएस्टिनम, जिसको हमने नाम दिया था मेडिएस्टिनम, जो स्पेस होती है बिटवीन द लंग्स, दैट टेक्निकली क्या कहते हैं, मेडिएस्टिनम का नाम देते हैं। तो बहरहाल तो ये स्टर्नम से कहें लेफ्ट साइड पर होता है क्या चीज़, हार्ट। और ये फिर इसकी पोजीशन जो होती है, एसिमेट्रिकल हमने वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एसिमेट्रिकल कोई स्पेसिफिक जैसे सिमेट्री नहीं होती, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये इस तरह वर्टिकल नहीं होता, बल्कि ये ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है। इट इज़ ऑब्लिकली प्लेस्ड। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, ऑब्लिकली, ये क्या होता है, प्लेस्ड होता है। तो ये इसकी आ जाती है क्या, लोकेशन, प्रोटेक्शन। जहाँ तक हार्ट की प्रोटेक्शन का ताल्लुक है, तो आपको मालूम हो कि हार्ट के अराउंड इन इलास्टिक डबल मेम्ब्रेनस सैक होता है। और इस डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड इन इलास्टिक सैक को नाम क्या देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम। जैसे अभी हमने वर्ड इस्तेमाल किया था कार्डियम, कार्डियम का वर्ड इस्तेमाल किया था। तो पेरी का मतलब क्या होता है, अराउंड, हार्ट के अराउंड जो ये डबल मेम्ब्रेनस सैक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम का नाम देते हैं। अब इसमें मालूम हो कि ये जो डबल मेम्ब्रेनस सैक है, इसकी जो कैविटी होती है, इसे क्या कहोगे, दैट इज़ पेरिकार्डियल कैविटी, जिसको आप टेक्निकली क्या कहते हो, साइनस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हो। इसमें क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है, यहाँ पे अब इसका रोल, क्योंकि पहले हमने बताया कि इन इलास्टिक डबल मेम्ब्रेन सैक है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इसके अंदर जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, इसका बड़ा अहम रोल होता है। ये बेसिकली शो करता है, रेजिस्टेंस शो करता है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, हार्ट पंपिंग डिवाइस है। हर वक्त इसने क्या है, पंप करना है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में एक्सरसाइज के दौरान इसने ज़्यादा बीट करना है। तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस शो करता है, फ्रिक्शन से बचाता है किसको, हार्ट को, फ्रॉम दी सराउंडिंग ऑर्गन्स। जो भी सराउंडिंग ऑर्गन्स हैं, 7 लंग्स हैं, राइट में क्या होता है, ये रिब्स केज होती है, यानी चेस्ट वॉल होती है, नीचे डायफ्राम है। तो लिहाजा एक तरह से ये रेजिस्टेंस शो कर रहा होता है, यानी एक तरह फ्रिक्शन से भी बचा रहा होता है। इसी तरह से इसका एक रोल क्या बताते हैं, प्रिवेंट हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन, यानी ओवर एक्सटेंशन से मतलब ओवर एक्सटेंड नहीं होने देता, क्योंकि पंपिंग डिवाइस में ब्लड आता भी है, इसमें ब्लड जाता भी है, तो प्रेशर के साथ ब्लड निकलता है और प्रेशर के साथ हार्ट में आएगा। तो ये ओवर एक्सटेंड कहीं ना हो जाए, तो इट प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन। और इसी तरह से इसको, हार्ट को ये ओवर फिल्ड ना हो, ओवर फिल्ड होने से भी क्या होता है, ये बचाता है। तो इस तरह आप देखते हैं कि ये
जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है और पेरिकार्डियल ये जो कैविटी और पेरिकार्डियम के बारे में हम बता रहे हैं, पेरिकार्डियम उसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड, और पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है किस तरीके से इसको लुब्रिकेंट के तौर पर प्रोटेक्शन का काम करता है। हार्ट के चैम्बर्स कितने होते हैं आपको मालूम हो कि हार्ट के चैम्बर्स के बारे में बात करते हैं। चैम्बर्स में आपको मालूम हो कि एट्रिया, जिसको आप ऑरिकल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, एट्रिया का ऑरिकल भी कहते हैं। एट्रिया प्लूरल एसिकुलर क्या होता है, एट्रियम कहते हैं। ये इसका बेसिकली क्या होते हैं, ये इसके एंट्रिंग चैम्बर होते हैं, इनको आप एंट्रिंग चैम्बर्स का नाम भी देते हैं। ओके, और इसी तरह फिर क्या आ जाते हैं, वेंट्रिकल्स टू एट्रिया और टू वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है, कैविटी। तो इस तरह ये टोटल कितने हैं, 2 हमारे पास एट्रिया है और 2 हमारे पास क्या है, वेंट्रिकल्स होते हैं। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स के जो हम एक्सटर्नल फीचर हार्ट की स्टडी करते हैं ना, यानी एक्सटर्नली हम बात करेंगे हार्ट जो है इसके कुछ फीचर्स हैं वो हमने बताने हैं। इसमें देखिए कि हम ऊपर क्या है, दोनों एट्रिया और नीचे क्या है, 2 वेंट्रिकल्स हैं। ये एक्सटर्नली अगर आप हार्ट को देखते हैं तो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ हार्ट पे ख़ास किस्म के डिप्रेशंस आपको नज़र आते हैं, डिचेस नज़र आती हैं, जिसको आप और नाम क्या देते हैं, ग्रूव का नाम देते हैं, ग्रूव नज़र आते हैं, या फिर उसको आप सुल्कस का नाम देते हैं या सुल्काई का नाम देते हैं। ये आपको नज़र आते हैं कि मैंने 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, ग्रूव, सुल्कस और डिच और फिर डिप्रेशन, ये 4 लफ्ज़ हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम रेफरेंस किसका दे रहे हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। अब ग्रूव का मैंने क्या बताया और क्या कहोगे, सुल्कस। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रिया आ गया, वेंट्रिकुलर यानी एट्रियो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे एट्रिया, वेंट्रिकुलर का मतलब ये आ जाएंगे वेंट्रिकल्स आ जाएंगे। अब ऊपर क्या है, एट्रिया है और नीचे क्या है आपके पास, वेंट्रिकल्स है। इनमें आप देखोगे कि एक दोनों के दरमियान आपको डिप्रेशन नज़र आता है, जिसको आप क्या कहते हैं, ग्रूव का नाम देते हो या सुल्कस का नाम देते हो। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स आप क्या देखते हो कि जो 2 एट्रिया हैं, 2 एट्रिया जो होते हैं इनके दरमियान भी एक डिप्रेशन होता है, उसे आप क्या नाम दोगे, दैट इज़ कॉल्ड इंटर एट्रियल ग्रूव का नाम दोगे, इंटर एट्रियल ग्रूव का नाम दोगे, या फिर इसको और क्या कहोगे, आप सुल्कस का नाम दोगे। इंटर का मतलब होता है बिटवीन एट्रिया के दरमियान, 2 एट्रिया के दरमियान डिप्रेशन होगा, डिच होगी, जिसको आप क्या कहते हो, इंटर एट्रियल ग्रूव का नाम देते हो। इसी तरह से तीसरा रेफरेंस बच्चों आपको क्या मिलता है किस चीज़ का, दैट इज़ इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। अब इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव ये भी क्या है, बेसिकली सुल्कस है। तो ये हम वर्ड जो इस्तेमाल किए सुल्कस, इसका इन सब का प्लूरल क्या होता है, इसको हम कहते हैं, ये सुल्काई कहलाते हैं। ओके, ये भी आपको पता हो। तो ये डिप्रेशंस होते हैं। ये डिप्रेशंस अगर आप ह्यूमन हार्ट को वैसे अगर आप देखें एक्सटर्नली तो आपको नज़र नहीं आएंगी। रीज़न क्या होती है कि ऑल दीज डिप्रेशंस आर कवर्ड बाय, ये कवर्ड होते हैं बाय फैट्स, फैट से ये कवर्ड होते हैं, फैट्स हटाई जाती है ऊपर से, तो फिर आपको ये डिप्रेशन वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। इवन कोरोनरी आर्टरीज जहाँ से निकलती हैं एओर्टा से, वहाँ भी आपको क्या नज़र आएंगे, ये डिप्रेशंस वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। तो बहरहाल ये भी आपको क्लियर हो। तो इसी तरह अब ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या बताना है कि हार्ट की वाल्स के बारे में बताना है, वेल्व नहीं, वाल्स, यानी हार्ट की जो दीवारें होती हैं, हार्ट वाल्स के बारे में बताएंगे। इसकी हार्ट की वाल्स के बारे में आपको मालूम हो कि कितनी लेयर्स होती हैं, पता हो आपको इसके बारे में, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं।
अब 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इसमें आउटर बताते हो क्या? एपिकार्डियम। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी आ जाता है इसमें? दैट इज मायोकार्डियम। और तीसरी इसमें लेयर कौन सी आ जाती है? दैट इज एंडोकार्डियम के बारे में आपको पता होगा। एपिकार्डियम, फिर दूसरे नंबर पे क्या है? मायोकार्डियम। फिर उसके बाद एंडोकार्डियम। एपी मीन अपर सरफेस पे आ जाएगी, मायो मसल्स को कहते हैं, एंडो इनर यानी अंदर की तरफ, एंडोकार्डियम कहलाएगा। अब इसमें जो एपिकार्डियम बेसिकली जो है ये क्या होती है? ये आउटर कवरिंग होती है हार्ट के मसल्स के ऊपर क्या होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं इसको? और सिरस कोट का नाम भी देते हैं। ये सिरस कोट जो होती है, सिरोसा जिसको पे आप सिरोसा भी कहते हैं, ये जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, या इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक हो गया, या और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है। दैट कवरिंग इज सिमिलरली प्रेजेंट अराउंड द हार्ट एज वेल, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिरस कोट। एपिकार्डियम कहलाती है, हार्ट के मसल्स को इससे कवर किया होता है। फिर उसके बाद मायोकार्डियम, यानी मायोकार्डियम क्या है? कार्डिक मसल्स को आप क्या कहते हो? मायोकार्डियम का नाम देते हैं। ये बेसिकली क्या है? हार्ट मसल्स कहलाते हैं, हार्ट मसल्स कहते हैं। इसकी डिटेल आपने एक जगह और भी डिस्कस करनी है जब आप सपोर्ट एंड मूवमेंट की तरफ आओगे, और जब आप 3 टाइप्स ऑफ मसल्स का कंपैरिजन देखो, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, तो वहाँ पे भी इसको आपने डिस्कस करना है। यहाँ हम इसका थोड़ा हार्ट के रेफरेंस से थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। फिर इसके बाद आ जाता है एंडोकार्डियम आ जाता है। एंडोकार्डियम बेसिकली जो आप कह सकते हो कि ये स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम होती है किसके ऊपर? ओवर कनेक्टिव टिश्यूज, और कनेक्टिव टिश्यूज। और इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है, इसी से फिर आगे चलकर आप इनडायरेक्टली बताते हो जो हार्ट के जो ख़ास तौर पर जो वेल्व्स होते हैं वो भी इन्हीं से फिर डेवलप होते हैं। तो इसके वजह से एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू क्या है? एंडोकार्डियम का रेफरेंस आप इसमें देते हो। हम बात कर रहे थे किसकी? मायोकार्डियम की, मसल्स ऑफ द हार्ट की। इसमें आपको पता हो कि ये किस किस्म के मसल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स का नाम देते हो, कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स जो होते हैं किस किस्म के हैं? ये ब्रांच स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं। स्ट्रिएटेड का मतलब क्या होता है? ये स्ट्राइप्ड मसल्स होती हैं, यानी इसका मतलब क्या होता है कि इनमें लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक दैट ऑफ व्हाट? स्केलेटल मसल। ओनली द डिफरेंस इज दैट दीज आर ब्रांच स्ट्रिएटेड और स्ट्राइप्ड मसल्स, ये उसमें फ़र्क होता है। जबकि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं। इनमें बाकायदा जो सेल्स हैं, इसमें से इस तरह से देखिए कि मिसाल के तौर पर ये हम इसके एक सेल्स यूँ ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपको इसके ये एक हमने फिलामेंट शो की है, ये इसके कार्डियक सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह से ये इसकी ये ब्रांच आ जाएगी और सो ऑन, इस तरह से इसकी क्या होती है? ब्रांचेज होती हैं। तो ब्रांच स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। यूनिन्यूक्लिएट, इसमें एक न्यूक्लियस होता है इसके सेल में, और इस तरह जहाँ पे ये सेल मिलते हैं यहाँ डिस्क बनती है, इसे क्या कहा जाता है? दिस डिस्क इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क का नाम देते हैं। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, और अंदर क्या होता है? इसका साइटोप्लाज्म होता है, ये इसका न्यूक्लियस है, एंड सो ऑन। दीज आर ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर। और अंदर क्या होती है? इसकी मायोफिब्रिल्स वगैरह होती है। मायोफिब्रिल्स के बारे में आप आगे चलकर डिस्कस करोगे कंडक्टिंग सिस्टम में, कि किसका डायमीटर ज़्यादा हो और इसमें लेस नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स हो तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, लेस डायमीटर हो और ज़्यादा मायोफिब्रिल्स हो तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी। डायमीटर ज़्यादा हो और मायोफिब्रिल की तादाद कितनी, और इस तरह से डायमीटर कम हो और मायोफिब्रिल की तादाद, तो उसमें इसके कंडक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो इसमें से गुजरती है उस पर इस पर क्या इम्पैक्ट होता है, वो फिर हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये कार्डियक मसल्स के बारे में आपको क्लियर हो। फिर इसी तरह से ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये मेजर बल्क जो होता है हार्ट की जो वॉल्स होती हैं वो क्या मेनली कंपोज्ड ऑफ मायोकार्डियम, ये मायोकार्डियम पर ही मुश्तमिल होता है। तो इस तरह बच्चों ये तो आपको ये थोड़ा सा हमने इसके
मेजर इसकी जो फीचर्स हैं, एक्सटर्नल फीचर्स और इसकी कार्डियक वॉल्स के बारे में आपको बताया है। इसी तरह एक और अहम चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको पता हो कि आगे हमने इसको डिस्कस करना होगा, इंटरेस्टिंग इसमें आपको सिचुएशंस मिलेगी कि इसको मायोजेनिक क्यों कहते हैं, इसको भी क्वेश्चन मार्क रखिए। ये जब हम आएंगे टू द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ बताएंगे इसको मायोजेनिक क्यों कहा जाता है। तो अब स्टूडेंट हम आते हैं इसके इंटरनल फीचर्स की तरफ। और इंटरनल फीचर्स में हमने सबसे पहले जो इसके दो चैम्बर्स को हमने बात की है कि 2 टाइप्स ऑफ चैम्बर्स, एट्रिया और वेंट्रिकल्स की, हम उनकी डिटेल पहले देखते हैं और फिर हम आगे चलेंगे, फिर मज़ीद देखेंगे कि इसमें जो वैल्व है उनका क्या रोल होता है, वैल्व किस किस्म के होते हैं, क्या उनका रोल है। और फिर उसके बाद इसकी जो कंप्लीट होगी तो हम देखेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा तो हम देखेंगे इसको डबल सर्किट सर्कुलेशन या डबल पंपिंग ऑर्गन का नाम क्या क्यों कहा जाता है, 2 पंप्स इन 1 इसको क्यों कहते हैं, ये हमने अब आगे चलकर मज़ीद डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स अब हमने क्या देखना है, इसकी जो हार्ट की डिफरेंट वॉल्स हैं इनकी थिकनेस के बारे में हमने बात करनी है। किसके बारे में, इसकी जो वॉल्स हैं इनके जो वॉल्स के साथ स्पेशली वॉल्स किसकी, ऑफ चैम्बर्स, हार्ट के चैम्बर्स की जो वॉल होती हैं इनकी थिकनेस के बारे में बात करनी है। सबसे पहले आप कंपेयर किसको करते हो, एट्रिया और फिर क्या आ जाते हैं आपके पास वेंट्रिकल्स आ जाते हैं, एट्रिया और फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स। एट्रिया के बारे में जनरली आप इन दोनों को जब कंपेयर करते हो तो ये क्या होती हैं, बेसिकली थिन वॉल्ड होती हैं। और थिन वॉल्ड क्यों होती है, उसकी रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं कि ये इसका लेफ़्ट साइड हमने शो किया, ये इसका राइट साइड शो किया। ये जो हम शो कर रहे हैं ये हमारे पास क्या है, दैट इज़ लेफ्ट एट्रियम, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है। और यहाँ पे हम जो शो कर रहे हैं व्हाट इज़ दिस, ये हमारे पास राइट एट्रियम। तो ये क्या बेसिकली क्या होती है, थिन वॉल्ड होती है किसके मुकाबले में, एज़ कम्पेयर टू द वेंट्रिकल्स। इसकी रीज़न क्या होती है, इसमें तो ब्लड आता है और इनका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड कहाँ तक पहुँचाना, ओनली इनटू द वेंट्रिकल, सिर्फ वेंट्रिकल्स तक ब्लड पहुँचाना ये इनका काम होता है। किस चीज़ का, इन दोनों एट्रिया का। तो ये कंपैरेटिवली क्या होती है, थिन वॉल्ड होती है। जबकि वेंट्रिकल्स ओवरऑल क्या होती हैं, ये थिक वॉल्ड है, थिक वॉल्ड कहलाती हैं। थिक वॉल्ड क्यों होती है, क्योंकि इन्होंने क्या काम करना है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला जो चैम्बर हम शो कर रहे हैं ये क्या होगा, इसका राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जाता है, आप देख सकते हैं ये पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक। और ये जो हम शो कर रहे हैं व्हाट इज दिस, पल्मोनरी क्या कहलाएगा, ये आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी एक इस तरफ जा रही है, दूसरी तरफ लंग्स की तरफ जा रही है। तो ये क्या, ये बेसिकली क्या काम होता है कि ब्लड को टुवर्ड द लंग्स लेके जाना, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और इसी तरह से ये हम क्या शो कर रहे हैं, इस तरफ ये जो चैम्बर है हार्ट का, इसको क्या कहोगे, दैट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। ये दोनों चैम्बर जो होते हैं थिक वॉल्ड होते हैं, इनका काम क्या होता है, अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, इनटू द एओर्टा, और एओर्टा से अपर पार्ट भी और फिर इस तरह से लोअर पार्ट भी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ब्लड वो किसके थ्रू होगी, ये एओर्टा के थ्रू होगी। तो लिहाजा ये पुल्मोनरी ट्रंक टुवर्ड द लंग्स और इसी तरह से एओर्टा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी किसकी वजह से होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स की वजह से होगा। तो इसलिए इनका थिक वॉल होना ज़रूरी है, इनका इनमें स्ट्रेंथ होना ज़रूरी होता है। फिर आप वेंट्रिकल्स को आपस में कंपेयर करते हो, आपके पास एक तरफ क्या है, राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसमें आपको ये भी पता हो कि इसमें भी 1:3 की रेशो होती है। यानी अगर हम राइट वेंट्रिकल देखें कि इसने कहाँ तक ब्लड लेके जाना है, ओनली अप टू द लंग्स, तो लिहाजा आप कह सकते हो इसके मुकाबले में 3 टाइम्स ज़्यादा थिक वॉल होती है किस चीज़ की,
वेंट्रिकल्स की वॉल 3 टाइम्स ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि इसने डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्लड को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जबकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो राइट वेंट्रिकल है इसने सिर्फ और सिर्फ ब्लड कहाँ तक लेकर जाना है, टुवर्ड द लंग्स, और लंग्स आपको पता है नियर द हार्ट होते हैं। तो लिहाजा ये भी आपको क्लियर हो कि इनमें ये जो वॉल्स की थिकनेस का डिफरेंस क्या है। फिर उसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको मज़ीद इसके बारे में इल्म होना चाहिए कि इनमें जो सेपरेशन होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक ही वक्त में हमारे हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है, और एक ही वक्त में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं। तो लिहाजा इनके दरमियान सेपरेशन होती है। ये दो एट्रिया हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इनके दरमियान जो वॉल होती है दैट इज़ कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम का नाम देंगे। सेप्टम किसे कहते हैं? क्रॉस वॉल को कहा जाता है। इसी तरह से दो वेंट्रिकल्स के दरमियान जो वॉल होती है इसे क्या कहेंगे? इंटर, ये आपको नज़र आ रहा है, इसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम का नाम देंगे। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका ब्लड आपस में मिक्सअप नहीं होता, तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट सेपरेटेड, एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो राइट एट्रियम है ये रिसीव क्या करेगा। अब आप उसकी जो बताना होगा कि ब्लड कौन कौन से चैम्बर, कौन कौन सा ब्लड कहाँ कहाँ से रिसीव करते हैं। राइट एट्रियम, अब राइट एट्रियम जो है इसमें 3 तरफ से ब्लड आ रहा है। ये रेफरेंसेस हम देंगे। नंबर 1 इसमें आपको क्या मिलता है? सुपीरियर वेना केवा, इसको आप सुपीरियर वेना केवा से इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए सुपीरियर वेना केवा। हमारे जो स्टूडेंट हैं साइंट ऑफ विजन के, वो इस चीज़ एब्रीविएशन को कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, साइंट ऑफ विजन कॉलेज। तो ये क्या है आपका? सुपीरियर वेना केवा। और फिर दूसरा इसमें इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने शो किया है इंफीरियर वेना केवा। ये देख सकते हैं कि इसकी ओपनिंग होती है इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। फिर एक और हमने ये ओपनिंग यहाँ पे शो की है जो कि पंजाब टेक बुक बोर्ड में नहीं है, नेशनल बुक फाउंडेशन से आप इसको रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि कितनी तरह की ओपनिंग्स होती हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ ओपनिंग्स होती हैं राइट एट्रियम। इसको कहते हैं कोरोनरी साइनस। आप कोरोनरी साइनस देखें, सुपीरियर वेना केवा अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जितने भी होते हैं, हेड हो गया, नेक हो गया, ब्रेन हो गया, ये अपर पार्ट जो होते हैं सारे साइड्स के ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ आता है? इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। इसी तरह से लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से इंफीरियर वेना केवा, ये लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। और कोरोनरी साइनस के बारे में आपको मालूम हो कि इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल्स। हार्ट मसल से क्या करता है? ये कोरोनरी साइनस जो है ये और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है और किस में डालता है? इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो इस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँच जाता है? इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। फिर उसके बाद इसने राइट एट्रियम से किस में जाना है? इनटू द राइट वेंट्रिकल में जाना है। तो राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे हमें बताना होता है किस चीज़ के बारे में बताएंगे। ये और ये क्या है? वेल्व्स हैं। इनको अभी हमने डिस्कस करना है और इसकी डिटेल हमको बताएंगे कि ये जो वेल्व हैं किस किस्म की वेल्व हैं और किस तरह से इनसे ब्लड जो होता है वो आगे जाता है। इसकी डिटेल अब आपके सामने आती है। ये पहले हम इसके बारे में बता दें तो हम आगे फिर चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमें बात करनी है किसकी? वेल्व्स के बारे में हमने बताना है। वेल्व्स याद रखिएगा, सबसे पहला हमें रेफरेंस देना है। नंबर 1 एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स। एट्रिया
वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल्स। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो वेल्व्स होंगे इन्हें हम क्या कहेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व का नाम देंगे। इसमें स्टूडेंट्स ये बेसिकली ये जो वेल्व्स होते हैं इनमें पहचान इसकी क्या होती है, इनमें कस्प्स पाए जाते हैं, यानी लीफलेट्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनको और क्या कहते हैं, फ्लैप्स का नाम भी देते हैं। सो दे आर कंपोज्ड ऑफ कस्प और फ्लैप्स। इसी की बेस पर आप कस्प की बेस पर कि इसमें कस्प कितने हैं यानी फ्लैप्स कितने हैं, इसको दो कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हो। पहली कैटेगरी इसमें आ जाती है दैट इज़ ट्राई कस्पिड। ट्राई मीन थ्री कस्प, थ्री कस्प में तो ट्राई कस्पिड वेल्व, और फिर दूसरा इसमें कौन सा आ जाएगा, दैट इज़ बाई कस्पिड वेल्व। आपको ये पता होना चाहिए एट्रियोवेंट्रिकुलर तो है, तो ये किसके दरमियान होंगे, ये होंगे बेसिकली बिटवीन, आपको मालूम हो राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और फिर किसके दरमियान, राइट वेंट्रिकल के दरमियान, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा वेल्व होगा, ट्राइकस्पिड वेल्व होगा। जबकि बाइकस्पिड वेल्व इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड किसके दरमियान होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होगा। इसको बाइकस्पिड वेल्व को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक और भी नाम देते हैं इसको माइट्रल वाल्व भी कहते हैं इसको। माइट्रल वर्ड जो इसमें लिया गया है बेसिकली बिशप माइटर से लिया गया, बिशप माइटर बेसिकली क्या है, ये टू कह सकते हो, टू पॉइंटेड हेड, तो जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, माइट्रल वेल्व रखा गया है। बाइकस्पिड वेल्व भी कहते हैं इसको, माइट्रल वेल्व का नाम भी देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये राइट साइड है, राइट एट्रियम है, और ये आपके पास क्या है, राइट वेंट्रिकल है। तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के दरमियान आपके पास कौन सा वेल्व मौजूद है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्राइकस्पिड वेल्व। ये क्या है आपके पास, ट्राइकस्पिड वेल्व आ जाता है। और यहाँ पे कौन सा वेल्व प्रेजेंट है, दैट इज बाइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट है। ये आपके पास बाइकस्पिड वेल्व है। ओके जी, तो इस तरह ये वेल्व के बारे में आपको मालूम हो कि यहाँ पे वेल्व प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है कि सिंगल डायरेक्शन में ब्लड की फ्लो को रेगुलेट करना, यानी जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल में, तो ये वन वे फ्लो ऑफ ब्लड को रेगुलेट करेगा। इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड किस में आएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वन वे फ्लो ऑफ ब्लड को ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो इनको हम इस तरह से नाम देते हैं क्या, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व। इसके अलावा इनको एक और भी, इन दोनों जो वेल्व है एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, इनके लिए एक और भी नाम दिया जाता है, इनको इनपुट वेल्व भी कहते हैं। इनपुट का मतलब देख सकते हैं ना कि एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, तो इसलिए इनको इनपुट वेल्व भी कहते हैं। तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स आर आल्सो कॉल्ड इनपुट वेल्व्स। तो जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूँ कि ये जो वेल्व हैं ये कस्प की सूरत में होते हैं। ये इस तरह से, ये इसका सेक्शन अगर हम इसका यहाँ पे आप मौजूद हो तो यहाँ से अगर इसको आप देखें तो ये जैसे ये आपको नज़र आएगा, ये इस तरह से आपको नज़र आएंगी। कस्प नीचे की तरफ इसके क्या होते हैं, फ्लैप्स होते हैं। आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको ये इस तरह से दिखाई देंगे। तो यूँ ब्लड जाएगा तो ये ऐसे ओपन होगी तो ब्लड किस में आएगा, इनटू द राइट वेंट्रिकल आता है। तो नीचे उसके क्या होते हैं, यहाँ पे फ्लैप्स होते हैं, और फ्लैप्स जो होते हैं आपको आगे चलकर बताना है कि इसके फ्लैप्स होते हैं कनेक्ट होते हैं किसके साथ, एक ख़ास किस्म के आप सब जगह समझते हो कि थिन स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसको कॉर्डी टेंडिनी का नाम दिया जाता है, उनके साथ ये अटैच होते हैं। तो ये हम क्या कहते हैं, वेल्व की इस तरह से इसकी डायग्राम होती है। सेमील्यूनर वेल्व्स के बारे में बताना है। सेमील्यूनर वेल्व्स, इसकी भी दो कैटेगरीज हैं। पहला आपने रेफरेंस देना है पल्मोनरी
सेमी ल्यूनर वेल्व, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व। और दूसरा इसमें कौन सा आएगा, एओर्टिक सेमी ल्यूनर वेल्व आ जाएगा। तो इसको आप किस तरह से शो करोगे, एओर्टिक सेमी ल्यूनर वेल्व। अब यहाँ पे डायग्राम में आप शो कर सकते हो, देख सकते हो ये एओर्टा है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा सिंबल के तौर पे यहाँ पे शो किया है। व्हाट इज़ दिस, एओर्टिक सेमी ल्यूनर वेल्व। और इसी तरह से ये आपको क्या नज़र आ रहा है, पल्मोनरी ट्रंक नज़र आ रहा है। तो इसको यहाँ पे हम इस तरह से लेबल करेंगे, ये आपके पास क्या है, दैट इज़ व्हाट, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व। इसको हम इस तरह से एब्रीवेट कर दिए। अब इनके बारे में मालूम हो कि ये जो वेल्व होते हैं बेसिकली किस तरह के होते हैं। बिल्कुल ये जिस तरह हम कस्प शो किए थे उसमें इसी तरह से इनकी भी अगर हम सेक्शन ड्रॉ करें तो हमें जो इसका स्केच नज़र आता है वो भी आपको तकरीबन इसी तरह का ये स्केच यूँ नज़र आएगा। ये किस चीज़ का, ये किस चीज़ का, इनका सेमी ल्यूनर वेल्व का। इनका फ्री एज जो होता है वो कहाँ होता है, जहाँ से वेल्व क्लोज होता है। अगर हम सेक्शन में लेना तो इस तरह से भी नज़र आते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व। ये देखिए ये सेमी, ये इसका फ्री एज होता है। जब इससे क्लोज होना तो ये फ्री एज आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से क्लोज होता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड जैसे इस तरफ से होगा तो ये क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। जब यहाँ से डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड होगा तो ये क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सेमी कहते हैं हाफ को, ल्यूनर का मतलब क्या होता है, मून। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाफ मून शेप्ड क्या कहलाते हैं, ये वेल्व्स कहलाते हैं। अब पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व का क्लियर हो गया आपको कि पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व कहाँ पे होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये पल्मोनरी किस तरफ होता है, ये राइट वेंट्रिकल और किसके दरमियान, पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान होता है। ये रेगुलेट करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन। इसी तरह से ये कौन सा है, यहाँ पे एओर्टिक पल्मोनरी वेल्व है। एओर्टिक पल्मोनरी बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान होता है। ये भी आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गए स्टूडेंट्स क्या, वेल्व के बारे में पोजीशंस आपको क्लियर होगी। कॉर्डी, टेंडिनी और इसी तरह से वाटर पेपिलरी मसल्स के बारे में हमें पता हो। इसके लिए स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा ये डायग्राम में ये इतना सा पार्ट अलग करके यूँ शो कर रहे हैं। देखें कि ये हमने शो किया है, व्हाट इज़ दिस, ये राइट साइड है किस चीज़ का, हार्ट का। ये हमने इस तरह से रफली डायग्रामेटिकली यहाँ पे शो किया है। ये यहाँ पे हम शो करते हैं ये कौन सा वेल्व है, ट्राई कस्पिड वेल्व आपके पास यहाँ पे है, ट्राई कस्पिड वेल्व है। फिर इसके साथ लिंक्ड क्या है, अभी हमने ये चीज़ बताई थी कि हार्ट के स्ट्रिंग प्रेजेंट होते हैं। ये हार्ट के स्ट्रिंग प्रेजेंट हैं, ये इस तरह से इसके साथ यूँ अटैचमेंट होती है। किसके साथ, विद द कस्प, लीफलेट जो है इसके फ्लैप्स के साथ इसकी अटैचमेंट होती है। इसे आप नाम क्या देते हो, दे आर कॉल्ड कॉर्डी टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी इनको कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग ऑफ हार्ट या हार्ट स्ट्रिंग का नाम भी इसको आप दे सकते हो। फिर उसके बाद देखें ये बेसिकली है क्या, इसके बारे में ये भी पता हो कि ये कॉर्डी टेंडिनी बेसिकली थिन स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है। बेसिकली ये थिन स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ओके, इनका अटैचमेंट किसके साथ है, ये हमने अभी अटैचमेंट शो करनी है। ये इस तरह से ये इनकी अटैचमेंट होती है। ये जो मसल्स शो कर रही है बेसिकली क्या है, ये पेपिलरी मसल्स कहलाते हैं। इनको कहते हैं पेपिलरी मसल्स का नाम देते हैं। पेपिलरी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया जाता है, ये बेसिकली क्या होते हैं, कोन शेप होते हैं, कोन शेप कहलाते हैं। ये पेपिलरी किसके साथ इसकी अटैचमेंट आप गौर कर सकते हैं। ये क्या है आपके पास, वेंट्रिकल वॉल है, इसके साथ किसकी अटैचमेंट है आप देख सकते हैं। इन पेपिलरी मसल्स की यूँ अटैचमेंट होती है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है इसमें, जब हम फ्लो
ऑफ ब्लड की बात करते हैं, आपको मालूम हो कि जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड किस में जाएगा, ये कौन सा राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड किस में जा रहा है, इनटू दी पल्मोनरी ट्रंक। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये इसमें चांसेस क्या होते हैं कि ये जो है जो ट्राइकस्पिड वॉल है फॉर एग्जांपल ये किस तरफ मूव कर जाए टुवर्ड द ये राइट एट्रियम की तरफ रिगर्जिटेट कर जाए, यानी कि ब्लड वापस इस तरफ जाना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसकी रीज़न क्या होती है कि ये जो इसमें हमने क्या शो किया है, यहाँ पे कॉर्डी टेंडनी है, ये इसको यहाँ पे अटैच करके रखते हैं और इसके साथ जो ये वेंट्रिकल की वॉल जो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो साथ क्या खींचते हैं, इससे पेपलरी मसल्स खींचते हैं। नतीजा क्या होता है, ये जो कस्प जो होते हैं ये फिर अपनी पोजीशन पे रहते हैं। बाकायदा जो ये कैनाल होती है जिसको आप क्या कहते हो, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल, ये ओपन, ये इस तरह से ओपन रहती है तो ब्लड इस तरफ आता है और ये जो कस्प जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये वापस उस तरफ नहीं जा पाते, किस तरफ, टुवर्ड द एट्रियम। तो लिहाजा बैक फ्लश ब्लड का नहीं होता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें एमसीक्यूज बनते हैं स्टूडेंट्स। यानी आप देखिए इसका सीक्वेंस देख लें। सीक्वेंस सबसे पहले आपके सामने क्या आ रहा है, नंबर 1 आप क्या बताते हो इसमें, ये क्या है, ये ट्राइकस्पिड वेल्व है। फिर दूसरे नंबर पर आपके पास क्या है, कॉर्डी टेंडनी है। फिर तीसरे नंबर पे आपके पास क्या है, यहाँ पर ये आपके पास आ जाता है पेपलरी मसल्स, और ये चौथे नंबर पे वेंट्रिकुलर वॉल आ जाती है, वेंट्रिकुलर वॉल आ जाती है। अब इसका सीक्वेंस जो है चेंज करके पूछा जाता है कि इसका सीक्वेंस क्या है, वेंट्रिकुलर वॉल के साथ क्या अटैच है, कॉर्डी टेंडनी अटैच है, यहाँ पे पेपलरी मसल्स अटैच है, यहाँ पर इसी तरह से ये जो ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वेल्व है इनके साथ अटैचमेंट किसकी है, ये पेपलरी मसल्स की है या फिर कॉर्डी, इसकी अरेंजमेंट चेंज की जाती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQs पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स, सो बी केयरफुल अबाउट दिस आल्सो, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसमें एक और अहम चीज़ है कि जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर उसके बाद हम एंड में आएंगे सर्कुलेशन की तरफ भी। यहाँ से हमने बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, ये एओर्टा। ये एओर्टा के बारे में थोड़ी सी हम डिटेल बता दें आपको, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए कि यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें बताना चाह रहे हैं। एओर्टा के बारे में आपको मालूम हो कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये आप देख सकते हैं कहाँ से ओरिजिनेट होता है, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसकी यहाँ पे वेल्व क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एओर्टिक पल्मोनरी वेल्व कहलाता है। इसकी हम यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम यहाँ पे शो करते हैं ताकि हमें और मज़ीद इसकी पॉइंट ऑफ व्यू में इसको रेड मार्कर से शो किया। रीज़न क्या है कि इसमें कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस तरह से देखिए, ये हमने एओर्टा शो कर रहे हैं। फिर ये एओर्टा यू टर्न हो रही है, और टर्न होने के बाद ये हार्ट के पीछे से होती हुई नीचे की तरफ जा रही है। ये पार्ट जो हम इसको इस तरह से शो कर देते हैं, ये वाला पार्ट ये डॉटेड लाइन से शो। इसका मतलब क्या है कि कहाँ से आ रही है, फ्रॉम दी बैक ऑफ द हार्ट के बैक से आ रही है। तो ये इस तरह इसके कुछ पार्ट्स हमने शो किए किस चीज़ के, एओर्टा के। तो अब इसको हम लेबल करेंगे। आप देखिए ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है एओर्टा, इसको आप क्या नाम दोगे, ये कहलाएगी असेंडिंग एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा कहलाएगी, यानी नीचे से जो ऊपर की तरफ जा रही है। फिर इस तरह से ये आर्च की सूरत में है, ये इस तरह से आर्च की सूरत में, इसे क्या कहोगे, एओर्टिक आर्च कहलाएगी। फिर ये नीचे की तरफ आ रही है तो इसे आप क्या कहोगे, डिसेंडिंग एओर्टा का नाम दोगे, ये डिसेंडिंग एओर्टा का। फिर ये हार्ट के बैक से होते हुए आ रही है, नीचे जा रही है। यहाँ पे डायग्राम में देखिए ये हमने शो किया, बैक से आ रही है हार्ट के पीछे से, तो इसे क्या कहते हो आप, डॉर्सल एओर्टा। डॉर्सल के इसके बैक साइड से हार्ट की चूँकि आती है। ये कौन सा इसका, अगर हम कहते हैं ये इस तरफ से अगर देख रहे हैं तो वेंट्रल है, तो पीछे क्या होगा इसका, डॉर्सल साइड होगा, तो उसको डॉर्सल एओर्टा का नाम देंगे। तो ये क्या होगी इसकी, डॉर्सल एओर्टा। तो पोजीशन में आपको क्लियर होनी चाहिए, ये भी MCQs में आपसे पूछा जाता है। फिर इससे आपसे एक और क्वेश्चन होता है कि ये मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये लेफ़्ट और ये राइट, ये हमने शो किए क्या, कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज शो की है। कहाँ से निकलती हैं आप देख सकते हैं, ये कौन सी है, ये राइट है, और ये कौन सी होगी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होगी। कहाँ से निकलती हैं आप देख सकते हैं, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा से ये ओरिजिनेट होती है, जो कि हार्ट को क्या सप्लाई करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पे हम 3 ब्रांचेस शो करते हैं। ये एक ब्रांच हमने शो की है इस तरह से,
ये दूसरी ब्रांच हम शो कर रहे हैं और ये तीसरी ब्रांच यहाँ पे शो कर रहे हैं, जो कि आगे जाकर बिफरकेट हो जाती है इनटू 2 ब्रांचेस। ये 3 ब्रांचेस हमने शो की हैं। ये 3 ब्रांचेस स्टूडेंट्स क्या हैं, इनके बारे में आपको मालूम हो कि ये वाली जो ब्रांच है इसको कहते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, जो कि सप्लाई करेगी ब्लड नेक और तरह शोल्डर, और उसके बाद आर्म्स को क्या सप्लाई करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पर सप्लाई करना है। और इस तरह से ये क्या है आपके पास, इसको हम कहते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहलाती है। फिर इसी तरह से ये जो मेन ब्रांच है यहाँ से जो निकल रही है, इसे क्या कहोगे, दैट इज़ कॉल्ड ब्रैकियोसेफेलिक, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक भी कह सकते हैं, आर्टरी भी कह सकते हैं, क्योंकि लार्ज होती है इसलिए ट्रंक का वर्ड, क्योंकि आगे से 2 मेन ब्रांचेस निकलती हैं, इसलिए वर्ड ऑफ ट्रंक का भी यूज़ कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें देखें कि ये वाली, अब इसके बारे में आप बताओगे कि ये कौन सी है, इसमें ये लेफ़्ट साइड पे हमने बताया था लेफ्ट सब की क्या थी, कैरोटिड, ये कौन सी होगी, राइट कैरोटिड आर्टरी, इसको राइट कैरोटिड आर्टरी का नाम दोगे, दैट इज कॉल्ड राइट कैरोटिड आर्टरी। और इसी तरह से ये कौन सी कहलाएगी, इसे कहेंगे राइट सबक्लेवियन वेन आर्टरी। ये क्या है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ये राइट कैरोटिड, ये कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द फेस, टुवर्ड्स द हेड रीजन की तरफ, और वही सबक्लेवियन जैसे यहाँ पे बताया था, ये भी क्या है, लेग शोल्डर एंड आर्म्स की तरफ, और कैरोटिड जाएगी टुवर्ड्स द फेस, टुवर्ड्स द हेड, टुवर्ड्स द ब्रेन, ये अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी की तरफ। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कहाँ से निकलती हैं, ये तीनों ब्रांचेस जो है एओर्टिक आर्च से निकलती हैं, ये भी क्लियर हुआ। फिर ये जो मुड़कर जैसे डिसेंड नीचे की तरफ आ रही है, इसे डिसेंडिंग एओर्टा, हार्ट के बैक पे जब चली जाएगी तो फिर उसे क्या कहोगे, डॉर्सल एओर्टा का नाम दोगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होता है एओर्टा के बारे में भी। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो फिर हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, तो फिर हम आएंगे इसके कंक्लूजन की तरफ। स्टूडेंट्स हमने क्या शो करना है, अब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में आप देखिए सिस्टमेटिकली यहाँ से हम लेके चलते हैं इसको कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स, ये देख सकते हैं हमारे पास क्या है, सुपीरियर वेना केवा है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये किस में दाखिल होगा, ये इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। इस तरह कोरोनरी साइनस कहाँ से लेकर आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल्स, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आएगा, इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। फिर ये लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ये ब्लड कहाँ पे आ रहा है, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा ये राइट एट्रियम से अब किधर आएगा, ये हम एरो के ज़रिए शो कर रहे हैं, इनटू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू ये यहाँ पर आएगा ब्लड। फिर उसके बाद देखिए कि जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ से अब ब्लड ने किधर जाना है, ये हम शो कर रहे हैं एरो के साथ। ये ब्लड जो होगा, ये कौन सा वेल्व हमें बताया, पल्मोनरी सब सेमिल्यूनर वेल्व, यहाँ से होता हुआ ब्लड ये फिर इधर से टुवर्ड द लंग्स चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फॉर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन का मतलब यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और ऑक्सीजन उसमें शामिल होगी, तो ऑक्सीजनेशन हो जाएगी। ब्लड कहाँ पे, इन द लंग्स, लंग्स से फिर ब्लड वापस आएगा टुवर्ड द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, और लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में ये इन होगा किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये पल्मोनरी वेन्स, वो ब्लड वेसल जो कि ब्लड टुवर्ड द हार्ट लेकर आते हैं, उन्हें आप वेन्स कहते हैं। हालांकि कौन सा ब्लड लेकर आ रहे हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहे हैं। ये इनकी तादाद कितनी होती है, याद रखिएगा 4 होते हैं, 2 इसमें लेफ़्ट और 2 इसमें क्या होते हैं, राइट। यहाँ पे ये राइट हमने शो किया, ये भी क्या है, पल्मोनरी वेन्स है, ये भी पल्मोनरी वेन्स है, तो राइट एंड लेफ्ट होती है, याद रखिएगा। किस में ब्लड लेकर आएंगी, इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। यहाँ से अब ब्लड जो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में दाखिल होगा, इनटू द राइट एट्रियम से इनटू द
लेफ्ट एट्रियम से इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड जो होगा मूव करेगा टुवर्ड दी एओर्टा। ये किधर जाएगा? ये एओर्टा में आएगा। किसके थ्रू आएगा? ये कौन सा वैल्व हमने शो किया था, दैट इज़ कॉल्ड एओर्टिक सेमिल्यूनर वैल्व के थ्रू। यहाँ से फिर ये ब्लड जो होगा आप कहाँ जाएगा? ये अपर पार्ट भी और इधर से होता हुआ ये लोअर पार्ट, यानी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या करेगा? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाएगा, गैसेस एक्सचेंज भी करेगा और उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर आएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कैपिलरी से क्या बनेगी? वेन्यूल्स, वेन्यूल से क्या बनेगी? वेन्स, वेन्स अल्टीमेटली इंफीरियर वेना केवा की सूरत में और सुपीरियर वेना केवा की सूरत में वापस किस में आएगी? टू द राइट आर्टरी ऑफ द हार्ट। इस तरह सर्कुलेशन क्या होगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे हमें बच्चों ये एक पता चलता है कि हमारे हार्ट में एक पंप नहीं 2 पंप काम कर रहे हैं। तो हार्ट के बारे में बताएंगे। हमारा हार्ट जो है ये क्या है, इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। इज़ डबल पंप। ये क्या है? हमारा डबल पंप है। यानी डबल पंप से मुराद इसके 2 हिस्से हैं, एक इसका लेफ़्ट साइड है, एक इसका राइट साइड है। लेफ़्ट साइड का ताल्लुक़ किससे है? लेफ़्ट साइड का ताल्लुक़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड से है और राइट साइड का ताल्लुक़ किससे? डीऑक्सीजनेटेड। एट अ टाइम एक ही वक्त में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आता भी है और एक ही वक्त में ये डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? डबल पंपिंग सिस्टम का नाम भी देते हैं और इसी तरह से इसको डबल पंप का नाम भी दिया जाता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने ह्यूमन हार्ट को डिस्कस किया है। तो अब इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं हमने इसके बाद वो डिस्कस करने होंगे कि ये जो आगे चलकर कार्डियक साइकिल क्या होता है और इसी तरह से आगे इसमें कंडक्टिंग सिस्टम हमारा क्या है और फिर उसके कंडक्टिंग सिस्टम से रिलेटेड ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के हवाले से हमने उसको डिस्कस करना होगा। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह कंटिन्यूटी में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।